गंडक नदी में नाव पलटी है। नाव पलटने से 2 लोग की मौत हो गई है। गोविंदगंज के सरैया गांव में हादसा हो गया है। नाव पर कुल 5 लोग सवार थे। हीरालाल महतो और निभा कुमारी लापता है। 3 लोग ने तैर कर अपनी जान बचाई है। दोनों के शव की तलाश जारी है। तो बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां नाव हादसा हुआ है, गंडक नदी में नाव पलटी है। बताया जाता है कि इस हादसे में 2 लोग की मौत हो गई है। गोविंदगंज के सरैया गांव में हादसा हुआ है। नाव पर कुल 5 लोग सवार थे। हीरालाल महतो और निभा कुमारी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। 3 लोग ने तैरकर अपनी जान बचाई है। अवनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अवनीश, नाव कैसे पलटी और किस तरीके के हालात वहां पर? पूर्वी चंपारण के अरेरा जनमंडल के गोविंदगंज थाना इलाके के सरैया गांव में ये घटना घटी है। और वहीं पर जो गंडक नदी है, गंडक नदी में ये नाव हादसा हुआ है। और नाव पर कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोग अभी भी मिसिंग है, जिसमें हीरालाल महतो और निभा कुमारी, ये दोनों लापता हैं। उनके शव की तलाश जो है वो लोग गोताखोर कर रहे हैं। और जो जानकारी मिली है कि नाव से ये लोग घास काटकर उस पार से आ रहे थे और इसी दौरान जो है बीच धार में जब नाव आई तो नाव पलट गई और 5 लोग इस नाव पे सवार थे। 3 लोगों ने तो तैरकर अपना जान बचा लिया, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिसमें हीरालाल महतो है और एक निभा कुमारी, ये दोनों अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जो है वो गोताखोर की टीम जो है वो कर रही है। जो सूचना मिली है, तमाम जो अधिकारी हैं, सीओ और बीडीओ जो है वो तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और मामले की तहकीकात में भी जुटे हुए हैं। स्थानीय थाना की पुलिस भी पहुंची है और गोताखोर के माध्यम से शव की तलाश जो है वो जारी। जी चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, आपके बागी 7 सांसदों को बड़ी राहत मिल चुकी है। 7 सांसदों को बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा सचिवालय ने 7 सांसदों को मंजूरी दे दी है। बीजेपी के सांसदों की सूची में शामिल 7 सांसद हो चुके हैं। राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या अब 113 हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे केजरीवाल। वीडियो जारी कर अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे झूठे केस में फंसाया गया, ना मैं खुद पेश होऊंगा ना वकील जाएगा। जस्टिस स्वर्णकांता का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि न्याय ना मिले तो सत्याग्रह का रास्ता अपनाऊंगा। जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है? ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? कई बार ऐसे मौके आते हैं
बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा का पहला वीडियो सामने आया है। पार्टी बदलने की राघव चड्ढा ने वजह बताई। उन्होंने कहा कि संसद में बोलने से रोका जाता था, कुछ लोग निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं, सही समय पर सही फैसला लिया। तो देखिए, राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने के बाद से पहला उनका वीडियो सामने आया है और उनके साथ साथ जो सांसद आए हैं उन सांसदों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। काकीनाडा के बैरकपुर में पीएम मोदी ने विशाल रैली को संबोधित किया। जलेबी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम देखते ही बन रहा था। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करने के साथ ही रोड शो भी किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि 29 अप्रैल को बंगाल के 8 जिले की कुल 142 सीट पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें लोगों ने रिकॉर्ड 92% मतदान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों के मिजाज को देखकर मैं कह सकता हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का यह चुनाव बंगाल के साथ साथ पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था, उस समय इसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग, यानी कि बिहार, बंगाल और ओडिशा। आज भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना जरूरी है। बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था, तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। साथियों, आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के बंगाल चुनाव प्रचार को लेकर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में खुद प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाए और अब ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जहां तेजस्वी जाते हैं, वहां उनकी सहयोगी पार्टियां हारती हैं। तेजस्वी यादव खुद तो बिहार में भूसखोल विद्यार्थी साबित हुए और 25 नंबर लाए। अब गए हैं वहाँ ट्यूशन देने ममता बनर्जी को, देखिएगा वहाँ भी उनको 25 पे समेट देंगे। ये जहाँ इनके चरण पड़ते हैं वहाँ बुरी तरह से हारती है वो पार्टी, इनकी सहयोगी। और ममता बनर्जी को कोई नहीं मिला, परफॉर्मर को बुलाते। जो खुद अपने राज्य में परफॉर्म नहीं कर पाए, वो दूसरे राज्य में जाकर क्या गर्दा उड़ा देंगे। इनका कुछ होने वाला नहीं है। बाद में ममता बनर्जी को पता लगेगा बड़ी भूल हो गई जो तेजस्वी यादव को बुलाए।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। 29 अप्रैल को बंगाल के 8 जिले की कुल 142 सीट पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण के बंगाल चुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है, परसों वोटिंग है। क्योंकि बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है। जिस तरह प्रथम चरण का चुनाव हुआ, इतनी हैवी पोलिंग हुई, लोगों का गुस्सा जो टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ था वो बूथों पर नजर आया। और इस बार भी जो माहौल है, बंगाल की जनता टीएमसी से उब चुकी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देख रही है। तो निश्चित रूप से जो माहौल है वहां आने वाले समय में मतगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। दीदी, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उस समय कहा आपकी जुबान खामोश हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार को टीएमसी के कार्यकर्ता, वो राजनीतिक कार्यकर्ता तो नहीं हो सकते, वो लंपट हो सकते हैं। और लंपट लोगों को इस बात की इजाजत क्यों दी जाएगी? आपने क्या कार्रवाई किया? अब निश्चित रूप से आपको कार्रवाई करके दिखाना चाहिए। राजधानी पटना में एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं विचार। और इस पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने बिहार में क्या कुछ काम किया है वो सब दर्शाया गया है। कुमार जी के व्यक्ति नहीं विचार हैं, इस सच को चरितार्थ नीतीश कुमार जी ने किया। और वह बिहार जहां बच्चा जन्म लेता था तो अपराधी, गुंडा और नक्सलियों के डर से रोने की इजाजत नहीं थी। और उस बच्चे के लालन पालन से लेकर के उसकी मां के जीवन को बदलने के लिए जीविका और बृहत्तर कार्य योजना बेटियों के लिए, साइकिल से लेकर के स्कॉलरशिप से लेकर के सरकारी नौकरियों में, तो बिहार की तस्वीर नीतीश कुमार जी ने बदली है। जेडीयू नेता निशांत कुमार 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत चंपारण से करेंगे। इसके पहले निशांत कुमार पार्टी में लगातार एक्टिव हैं और कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक हो रही है, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। वहीं निशांत की यात्रा शुरू होने से पहले उनके समर्थन में विरोधी दलों के नेता और कार्यकर्ता भी जेडीयू में शामिल होने लगे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज पार्टी दफ्तर में जन स्वराज की प्रदेश महासचिव अस्मिता को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। अस्मिता चंपारण से आती हैं और निशांत कुमार की यात्रा भी वहीं से शुरू हो रही है। चंपारण से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उनके यात्रा शुरू होने के पहले दूसरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होने लगे हैं जेडीयू में। जन स्वराज से अस्मिता जी आज अपने सहयोगियों के साथ और अपने प्रतिनिधि के साथ जो है, महिला प्रतिनिधि के साथ, पूरे टीम के साथ ज्वाइनिंग आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये जन स्वराज से आए हैं और सबसे पहले तो इनके सदस्यता ग्रहण करने से मैं इनको ढेर सारी मैंने स्वागत करता हूँ दल में। और निश्चित रूप से जो जिस इलाके के पश्चिमी चंपारण से और हमारा निशांत जी का जो हमारे पार्टी के भविष्य पार्टी के नेता हैं उनका यात्रा हो रही है, तो हमारे सर्वमान नेता नीतीश कुमार जी में विश्वास व्यक्त करते हुए उनकी उपलब्धि जो महिला सशक्तिकरण है उसको ध्यान में रखते हुए और हमारे पार्टी के नीति सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हुए और जो दूरदर्शी सोच रखने वाले जो भाई निशांत जी हैं, निशांत जी में विश्वास व्यक्त करते हुए ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। जी, ये बिहार में तो कहने की बात ही नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो हम महिलाओं के लिए किए हैं, निश्चित तौर पे ये मील का पत्थर है और ये पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में एक माइलस्टोन है और उनसे हम बहुत प्रभावित हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी पार्टी में गई, इसके बावजूद जो दिल में हमारी श्रद्धा उनके लिए है वो किसी पार्टियों के लिए नहीं। उन्होंने हम महिलाओं को किचन लॉबी से निकाल के फ्रंट लाइन पे लाया और मानव जीवन जीने का अधिकार दिया। और मैं पहले जिस पार्टी में थी उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई और हमारे निशांत जी की यात्रा भी आप ही के इलाके से शुरू होने वाली है क्या? एक वजह ये भी था? जी, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि निशांत जी की पहली पदयात्रा हमारे ही जिला से शुरू हो रही है और हम भाग्यशाली हैं कि उनके यात्रा में हम भी शामिल होंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत भी नहीं की, लेकिन उसका असर दिखने लगा है और दूसरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब जेडीयू में शामिल भी होने लगे हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। जिससे बड़ी खबर, जहां चलती बस में आग लग गई।
यात्रियों ने खिड़कियां तोड़ी, बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। महिला समेत 3 यात्री जख्मी हैं और स्थानीय लोगों ने आग बुझा ली है। बरौली के बिरजापुर के पास यह हादसा हुआ। गुरुग्राम से दरभंगा ये बस जा रही थी। बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। गुड़गांव से दरभंगा जा रही एक बस में अचानक आग लग गई और आग के दौरान बस में सवार जो पैसेंजर थे, यात्री थे, वो शीशा तोड़कर खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई है। इस वक्त ये घटना हुई है बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोड़ के पास NH 27 पर, जहां पर गुड़गांव से ये बस जो है शिव महिमा बस थी और ये गुड़गांव से दरभंगा जा रही थी और अचानक बस के चक्का में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई और बस में सवार जो पैसेंजर थे, जो यात्री थे, उन्होंने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई है। इस पूरे हादसे में 3 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आई है और इस हादसे के बाद जो बस में सवार यात्री हैं वो आक्रोशित हैं और लगातार बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। धुआं निकलने लगे, बच गया, नहीं तो आग लग जाते। अभी इसको तो मतलब समझना चाहिए कि मतलब कि कहीं भी होटल पे रुके या कुछ भी करे, इसको तो बस वाले इतने हरामी है ना, पैसा से मतलब है और कुछ भी से मतलब नहीं है। आग लग गई थी क्या चक्का में? आग लग गया, क्या लगा, हम लोग तो ऊपर से कूद के नीचे आए, पता नहीं कोई शीशा से निकले, कोई कहीं से भी निकले। क्या नाम है? धुआं। कहाँ से आ रही थी आप? बिहार से सर, गुड़गांव से। गुड़गांव से आ रही थी। हाँ। क्या नाम है आपका? बबीता सर। ये सुबह से गाड़ी रुका ही नहीं, रुकना चाहिए होटल पे, लेकिन रुका ही नहीं। लेकिन इसी पे टाइम में आग लग गया। यहाँ पे अचानक सब आदमी शीशा तोड़ के या वो कुछ करके बाहर निकले सब। आप लोग आ रहे हैं? मैं गुड़गांव से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शंकर नाम है मेरा। सीट बराबर आदमी नहीं रहता है। सीट के नीचे में भेड़िया धसान जैसे सुला के रखा है। जो हम लोग अभी आग लगे तो सुरक्षित तो निकल पाते, निकलने में इतना कठिनाई हुआ सब बेहद परेशानी हुआ। अच्छा, अभी क्या हुआ था? अभी तो आग लग गया था, हम लोग तो पीछे में बैठे हुए थे। गर्म होने के कारण पैसेंजर ने इसे देखकर सूचना दी, जिसके बाद कई लोग खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई है। कि हादसों पर रोक लगाने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। एक बार फिर से गोपालगंज में एक बड़ा हादसा टल गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। अगली बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां उदा किशनगंज में भीषण सड़क हादसे में 14 साल के छात्र देवराज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वह स्कूल जा रहा था, तभी NH 106 पर तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। 2 बच्चा सवार थे, एक जो चला रहे थे वो बोला कि मेरा चेन उतर गया, ठीक है ना। दूसरा बच्चा जो चेन उतरने के दरमियान एक बच्चा उतर गया नीचे, दूसरा बच्चा जो चेन साइड में लगा रहे थे अपने साइड में, तो हैवा का साइड है उधर, बच्चा चेन लगा रहा था इधर। इस दरमियान में वो हैवा वालों को दिखाया जाना पड़ा कि अंधा बोर्ड है, किस्मत का मारा होता है कि बच्चा पर इस तरह से लग रहा है जिसका कोई हम बयान नहीं कर सकते सर जी। इस तरह से इसके साथ किया है। तो आप लोगों का मांग है कि यहाँ पे बैरिकेड लगा के नो एंट्री लगा देगा? हाँ, 24 घंटा के अंदर नो एंट्री इसको लगाना होगा। डीओ साहब से, डीओ थाना प्रभारी जी से, डीओ साहब से मेरी मांग थी कि जहाँ जहाँ जैसे हरेली बाबा मंदिर के पास, रेफरल अस्पताल के पास, राहका चौक के पास, इन और आउट, फ्लोर चौक के पास, प्लस इस बीच में जहाँ यहाँ पे लगभग अभी तक में भैया आपके माध्यम से 20-25 एक्सीडेंट हो चुका है 2 साल में भैया, और आप भी भैया 2-3 बार खबर चलाए हैं इस पे भी, और आपके भी खबर पे कॉल नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग दुर्भाग्य रूप में DM साहब को भी हम दिए थे। हम लोग का उदा किशनगंज मार्केट नगर क्षेत्र के अंदर कॉलेज चौक से पहले और फुलौर चौक के बीच में एक मार्मिक घटना हुई है। हाईवा अनियंत्रित होकर एक बाइक चालक जो थे जा रहे थे, उनको साइकिल चालक उनको घसीटते हुए जो मार्मिक डेथ हुआ है, उसी में हम लोग जुटे थे। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, सबका यही मानना है कि सर यहाँ पे थोड़ा स्पीड लिमिट को कम करने के लिए ब्रेकर का प्रोविज़न किया जाए, कुछ ब्रेकर लगाया जाए 4-4 के सेट में। 4 स्थान भी हम लोग चिन्हित किए हैं। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 67 लाख की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पटना के राजीव नगर से प्रियरंजन शर्मा और उसके बेटे अनंत अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। मामले में पीड़ित महेश गामी को CBI अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए डराया गया और 10 दिनों तक मानसिक दबाव में रखकर 67 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और बैंक दस्तावेज बरामद किया है। मामले की जांच जारी है।
जिसमें 67 लाख रुपए डिजिटल अरेस्टिंग का मामला बताया गया था। 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे, एक 25 लाख का और एक 42 लाख का। तो 25 लाख का ट्रांजैक्शन का केवाईसी जिस खाते पे पैसा गया तो केवाईसी निकाला गया। तो एक व्यक्ति का नाम आया प्रिया रंजन शर्मा, उम्र लगभग 62 साल, पिता उदय शर्मा, फ्रेंड्स कॉलोनी, थाना राजीव नगर, पटना से। बीते रात इनके घर में विधिवत छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान इनके घर से बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई। 20 अप्रैल को जानकी नवमी थी और इस मौके पर मां जानकी की धरती सीतामढ़ी में धूमधाम से उत्सव मनाया गया। लेकिन जानकी नवमी की धूम सिर्फ सीतामढ़ी तक ही सीमित नहीं रही। सिंगापुर में भी जानकी नवमी की धूम देखने को मिली। सिंगापुर में मैथिली सोसाइटी की ओर से जानकी नवमी महोत्सव 2026 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य मैथिली भाषा, मिथिलाक्षर लिपि, लोक संस्कृति और लोक कला की समृद्धि को संरक्षित और संवर्धित करने पर जोर दिया गया। मैथिली सोसाइटी सिंगापुर की रचनात्मक निदेशक आराधना झा श्रीवास्तव ने बताया कि महोत्सव के आयोजन की रामनवमी की महिमा से तो पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मां सीता के प्राकट्य दिवस के प्रति उदासीनता का भाव रहता है। लिहाजा 2024 में इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो मां जानकी के जन्मोत्सव पर इस आयोजन की भव्य तस्वीर सामने आई है। मैथिली सोसाइटी की ओर से इसका आयोजन किया गया।